हेलो एवरीवन, हमने शुरू किया था पाथ फाइंडर फॉर प्री आरएमओ और आईओक्यूएम, जिसमें हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ शुरू किया था और हमने ये कहा था कि इसमें मैं थ्योरी कवर करूँगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो उस थ्योरी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं तो क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले मैं थ्योरी कवर करा रहा हूँ और उसके साथ आप क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। वैसे ये जो बुक मैं अभी करा रहा हूँ इसमें सारे सॉल्यूशंस भी गिवन हैं, तब भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कह सकते हैं। आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स थे लगातार उनके बीच का जो डिफरेंस था वो कांस्टेंट था। इसमें क्या होगा वो देखते हैं। तो शुरू करें। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ये क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे पहला टर्म अगर हमारा मान लेते हैं 2 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर 18 है, फिर 54 है। ये इन्फिनाइट टर्म्स भी हो सकते हैं, फिनाइट टर्म्स भी हो सकते हैं, वैसे ही जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हुआ था, ठीक है। देखिए 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54। इसमें भी इंटू 3 हुआ, इसमें भी इंटू 3 हुआ, इसमें भी इंटू 3 हुआ। दैट इज़ 6 और 2 का रेशियो, 18 और 6 का रेशियो, 54 और 18 का रेशियो क्या रहा? कांस्टेंट रहा। तो ऐसे प्रोग्रेशन जिनमें रेशियो लगातार टर्म्स का कांस्टेंट रहता है उनको हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्रोग्रेशन हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं, वो हमारा 1 से ज़्यादा वाला नंबर है। जो रेशियो है हमारा, उसका जो मॉड्यूलस है, रेशियो का जो मैग्नीट्यूड है, वो देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे अभी, बस मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो वो क्या है हमारा? 3 है। दैट इज़ 1 से बड़ा है, समझ रहे हैं। तो जो रेशियो है उसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं। दैट इज़ ये 1 से हमारा अभी बड़ा है, लेकिन 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। जब 1 से छोटा होगा तो वो डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। ये हमारा इंक्रीजिंग हो रहा है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ते जा रहा है। वैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे देखिए -2, फिर क्या होगा? -6, -18, -54। अब क्या होगा? देखिए -2 से कितना गुना किए? 3। इसमें भी कितना गुना किए? 3। इसमें भी कितना गुना किए? 3। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे भी हमारा कॉमन रेशियो जो है वो क्या आ रहा है? 3 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉमन रेशियो क्या है? 3। मेरी बात समझ आ रही है? तो इस केस में भी यहाँ पे हमारा वैसे डिक्रीज़ हो रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है, लेकिन उसका अगर आप मोड निकालेंगे वो क्या होगा हमारा? वो मतलब इसका जो मोड होगा, मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब इसका जो समेशन होगा, वैसे मैं -2, -6, -3, -54, इसका मॉडुलस क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी कॉमन रेशियो हमारा 3 है, यहाँ पे भी कॉमन रेशियो 3 है, और यहाँ पे हमारा इंक्रीजिंग है और यहाँ पे हमारा डिक्रीजिंग है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ठीक है, वो समझ जाएंगे आप। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे दोनों ही केस में हमारा 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारा रेशियो कांस्टेंट होता है। 1 से ज़्यादा 1 से कम का डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे बात करूँ, जैसे हमारे पास शुरू हुआ 1/2 से, फिर क्या हो गया? 1/4, फिर क्या हो गया? 1/8, फिर क्या हो गया? 1/16। यहाँ पे क्या हो रहा है? हम लोग इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम हाफ, फिर क्या मल्टीप्लाई किए? हाफ, फिर क्या मल्टीप्लाई किए? हाफ। दैट इज़ 1/4 और 1/2 का जो रेशियो है 2 2 ज़ा 4, ये 1/2 हो रहा है। फिर 1/8 और 1/4 का जो रेशियो 4 2 ज़ा 8, ये भी कितना हो रहा है? 1/2। दैट इज़ यहाँ पे जो हमारा कॉमन रेशियो है वो क्या है? 1 से कम है। बात समझ आ रही है? तो कॉमन रेशियो का वैल्यू अगर क्या हो? 1 से कम हो तो ये डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा? डिक्रीजिंग। और ये हमारा क्या होगा बताइए? इंक्रीजिंग होगा। तो इस केस में क्या होगा वो हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसमें भी कुछ स्पेशल केस आएगा। तो जो भी हो, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको बात ये याद रखनी है कि रेशियो कांस्टेंट होगा। आप खुद ही एग्जांपल समझ सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं और इसके जनरल बातें क्या क्या हैं, ठीक है। तो जीपी में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी, जीपी में रेशियो हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक। अगर हम बात करें कि शुरू ही में हमने क्या ले लिया? ए लिया, फिर सेकंड में क्या लेंगे? लिया हमने ए आर। तो आप खुद देखिए A2 और A1 का रेशियो कितना होगा? AR/A, तो ये R होगा। नेक्स्ट A3 क्या लेना पड़ेगा? फिर R से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हमने कितना से मल्टीप्लाई किया? R से, फिर R से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? AR²। दैट इज A3
और A2 का रेशियो क्या होगा, AR स्क्वायर ओवर AR, दैट इज R आएगा। सिंपल सी बात है। A4 फिर R से मल्टीप्लाई करेंगे AR क्यूब, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, रेशियो निकालेंगे तो फिर R आएगा। फिर A5 क्या होगा हमारा, AR पे पावर 4, दैट इज 5 के लिए हमारा 4 आ रहा है। तो nth टर्म की अगर बात करें तो AR पे पावर क्या हो जाएगा, n-1, वहाँ पे भी हमने किया था। तो nth टर्म ऑफ GP का फार्मूला हो गया हमारा AR रेज्ड टू द पावर ऑफ n-1। क्या हो गया बोलिए, AR रेज्ड टू द पावर ऑफ n-1। ये पहली बात हो गई। अब इनके सम के बारे में जानेंगे, समझ गए। nth टर्म ऑफ GP का क्या फार्मूला हो गया, AR टू द पावर n-1। उसमें क्या आया था, A प्लस n-1 इंटू डी। क्या आया था, A प्लस n-1 इंटू डी। आपकी किताब में R का मोड लिया है, मैं समझता हूँ कि R कभी भी निगेटिव नहीं होगा, शायद देख लीजिएगा आप निकाल के ना, R निगेटिव क्यों हो, आई डोंट थिंक कि होगा। ठीक है, एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म निगेटिव, ऐसा शायद नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, कुछ टास्क आपके लिए भी छोड़ना ज़रूरी है। जो भी हो, तो हमारा रेशियो कांस्टेंट होगा वो आप देख लिया, और n टर्म क्या है, AR रेज टू द पावर ऑफ n-1। अगर सम निकालें SN, वो क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 क्या होगा, AN। A1 कितना आया हमारा A, A2 कितना आया, AR टू द पावर n-1, मतलब आई एम सॉरी, AR टू द पावर 2-1, दैट इज AR आएगा। प्लस क्या आएगा, A3 और ले लेते हैं, AR स्क्वायर, A3 या मैं नहीं लिखा हूँ, आप लिख सकते हैं, लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि सर कहाँ गया वो, प्लस डैश 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 AR टू द पावर n-1। ये हो गया हमारा SN। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं उधर लिखते हैं हम लोग, लेकिन मैंने इधर लिखा। ठीक है, देख लीजिएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं R से, तो ये पूरा का पूरा R से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज RA, एक्चुअली AR लिखना ज़्यादा अच्छा है। क्या हो जाएगा हमारा, सारे के सारे टर्म्स को मैंने R से मल्टीप्लाई करना है। AR प्लस AR है तो AR स्क्वायर हो जाएगा, AR स्क्वायर है तो AR क्यूब हो जाएगा, प्लस डैश 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 AR टू द पावर n-1 को अगर हम R से गुना करें तो ये n हो जाएगा, n-1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, ये हम सेकंड इक्वेशन ले रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम घटाएं तो ख़ुद देखिए बढ़िया से थोड़ा सा, तो क्या क्या हमारा हो जाएगा, कैंसिल। क्या क्या कैंसिल होगा, SN माइनस R S पे पावर n, AR हमारा कैंसिल होगा। ठीक, थोड़ा थोड़ा मैं कैंसिल भी कर दे रहा हूँ। AR स्क्वायर का A तो कैंसिल नहीं होगा ना, आप देख सकते हैं AR क्यूब कैंसिल होगा। इसी तरीके से सारा AR टू द पावर n-1, यहाँ इससे पहले AR टू द n-1 वो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्या, शुरू वाला टर्म और आखिर वाला टर्म, A प्लस, आई एम सॉरी घटा रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, A माइनस, चूँकि घटा रहे हैं तो सब में क्या आ जाएगा, माइनस। थोड़ा सा मैं दे ही दे रहा हूँ समझने के लिए, A माइनस AR पे पावर n, है ना। यहाँ पे हम क्या लेंगे कॉमन, SN कॉमन, यहाँ बचेगा 1 माइनस R इज इक्वल टू A कॉमन 1 माइनस R पे पावर n, दैट इज SN हो जाएगा A 1 माइनस R पे पावर n बटे 1 माइनस R। ये फार्मूला हमेशा वैलिड नहीं है। ये कब वैलिड नहीं होगा, जब R का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और समथिंग डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये कब 1 होता है, जैसे मैं लिखूँ 3 3 3 3 3, तो ये जो सारे के सारे 3 हैं, इसमें भी तो आपका 1 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज कॉमन रेशियो इसमें भी कितना रह रहा है, 1। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे 1 रहने के बावजूद ये वैलिड, ये फार्मूला नहीं है। आप लिखेंगे 3 3 3 कितनी बार है, 5 बार है, तो 5 × 3 15, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस फार्मूले में कंडीशन लग गया कि R का वैल्यू जब 1 होगा तो ये फार्मूला वैलिड नहीं है, ये फार्मूला वैलिड नहीं है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको फार्मूला समझ आया होगा। बहुत सारी किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ होता है, A R पे पावर n-1 ओवर R-1, दोनों तरफ से हमने माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों पलट गया, फिर वही हो गया ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप x बटे वाई लिखें या माइनस एक्स बटे माइनस वाई लिखें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, एक ही बात होगी। यहाँ पे हमने -1 कॉमन लिया तो ये वाला पलट गया, यहाँ -1 कॉमन लिया, ये वाला पलट गया, फिर -1 कैंसिल हो गया। वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तभी मैं इसको आगे कराते जाऊंगा, क्योंकि बच्चे कमेंट करते हैं, आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, तो मैं मोटिवेट होता हूं, फिर लगता है कि आगे बनाऊं। ठीक है, और आप लोग
एक बात जान लें, अगर आप बाहर से करते हो, कोई भी बच्चे, कुछ बच्चे तो हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी करते हैं, जो सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ते हैं, तो अपने गार्जियन को ज़रूर बताएं कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, आप समझ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। जितना हम लोग यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट तो हमारा नहीं आता। तो कोशिश करें आप कि आप अगर फाइनेंशियली स्टेबल हैं, ओके हैं, देन यू शुड कंट्रीब्यूट। और कंट्रीब्यूशन का सेक्शन आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप कर सकते हैं इफ़ यू विश, ओके। और आपके पास नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप मत करें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी, मतलब एस इन्फिनाइट। लेकिन ये फार्मूला तभी वैलिड है जब रेशियो का वैल्यू 1 से छोटा हो। किससे छोटा हो बताइए? 1 से छोटा हो, और 0 से बड़ा ही होना पड़ेगा ऑब्वियसली। 0 तो पॉसिबल ही नहीं है ना हमारा, तो कॉमन रेशियो 0 कैसे होगा, ठीक। तो बात ये है कि एस इन्फिनिटी निकालना है हमें। फार्मूला है क्या हमारे पास? पहले फार्मूला ही लिख लेता हूँ। फार्मूला है हमारा SN A R टू द पावर 1 माइनस, क्या है फार्मूला? 1 माइनस R पे पावर N बटे 1 माइनस R। इसको पहले लिखेंगे, इसको भी यहाँ पहले लिखना पड़ेगा। इसको मैं अगर लिखूँ S इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा A माइनस AR पे पावर इन्फिनिटी ओवर 1 माइनस आर। तो ये होगा A बाई 1 माइनस आर माइनस AR पे पावर इन्फिनिटी माइनस डिवाइड बाई 1 माइनस आर। 1 माइनस आर यहाँ पे भी, 1 माइनस आर यहाँ पे भी। अब सुनिए, मैं अगर बात करूँ R का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 से कम है। 1 से कम का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे मैं हाफ ही लूँ अगर, तो हाफ पे पावर अगर 2 करूँ तो ये 1/4 हो जाएगा। हाफ पे पावर 3 करूँ तो ये 1/8 हो जाएगा। हाफ पे पावर अगर मैं 10 करूँ तो 1/1024 हो जाएगा। इस तरीके से जब आप रेशियो, चूँकि कॉमन रेशियो हमारा यहाँ पे 1 से छोटा है, और 1 से छोटा का वैल्यू के पर पावर अगर हम बढ़ाते जाते हैं पॉजिटिव में, तो वो वैल्यू और डिक्रीज़ करते जाता है। और चूँकि ये इन्फिनाइट है, तो समझ जाइए ये पावर इन्फिनाइट होगा, तो एकदम टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? R लेस देन 1 अगर हो, तो अगर हम R का वैल्यू यहाँ पे समझ रहे हैं ना आप, तो R टू दी पावर इन्फिनिटी ये टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0। जब ये 0 हो जाएगा तो इसके रिस्पेक्ट में इसको हम 0 लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाएगा। अगर बहुत मतलब इन्फिनाइट सीरीज़ है, वैसे इन्फिनाइट कह रहा है तो हम एक्जैक्टली 0 लिख सकते हैं, ठीक। तो बात यह है कि R का वैल्यू चूंकि 1 से कम है, 1 से कम वाले पे अगर हम पॉजिटिव पावर बढ़ाते जाते हैं, तो अगर इन्फिनाइट करते हैं तो एकदम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ तो मैंने एग्जांपल देके बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं 0 कैसे हुआ। जब ये 0 के क्लोज हो गया या 0 हो गया, तो ये सबको क्या कर देगा? 0। तो बचेगा हमारे पास क्या? A बाई 1 माइनस आर। ये फार्मूला सिर्फ किसके लिए वैलिड है? जब कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से कम हो, ठीक है। इसका ख्याल रखें, मतलब डिक्रीजिंग के लिए। किसके लिए? डिक्रीजिंग के लिए। अब डिक्रीज कैसा हो सकता है? डिक्रीज हमारा उसका मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मैग्नीट्यूड, ठीक। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? कहीं पे भी आप ना समझ पाए तो मुझे बता सकते हैं। मैं ये कह रहा था, जैसे आप लिखें 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, या आप लिखें -1/16, नहीं, -1/2, -1/4, -1/8, -1/16, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे -1/2 -1/4 है, तो निगेटिव में वैल्यू अगर डिक्रीज करता है तो वैल्यू इंक्रीज ही करता है ना। ऐसे तो वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम कितना से मल्टीप्लाई किए? यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किए 1/2 से। यहाँ भी कितना से मल्टीप्लाई किए? 1/2 से। यहाँ भी कितना मल्टीप्लाई? 1/2 से। और सेम कहानी यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। लेकिन दोनों में अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, दोनों ही वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये मैं कह रहा था। डन। चलिए अब प्रॉपर्टीज में आता है। प्रॉपर्टीज में क्या कह रहा है? इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई द सम नॉन जीरो क्वांटिटी देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो अ जीपी। तो पहला जो प्रॉपर्टी है किसका? जीपी का। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि मान लेते हैं हमारे पास पहला टर्म ए है, आपको पता है, दूसरा ए आर है, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अगर अब यहाँ पे रेशियो आपका आर है, सबको पता है, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, मान लें के से हमने मल्टीप्लाई किया या के से डिवाइड किया, ठीक है, तो ए के होगा, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? ए आर के। यहाँ क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर के। यहाँ क्या हो जाएगा? ए आर क्यूब। अब जो रेशियो आएगा हमारा ये होगा ए आर के बाई
के कैंसिल, ए कैंसिल, अब भी कितना है आर। अब क्या होगा ए आर के बाई ए आर स्क्वायर के बाई ए आर के, ए कैंसिल, के कैंसिल, आर कैंसिल, कितना आया आर। तो अब भी हमारा जो ये है जीपी ही है, और साथ में इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉमन रेशियो आर ही रह रहा है। इसी तरीके से आप के से डिवाइड भी करके देख सकते हैं, आप खुद करके देख लें, ए बाई के, ए आर बाई के, ए आर स्क्वायर बाई के, ए आर क्यूब बाई के, तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी हमारा जीपी वही रहेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही रहेगा, और साथ में कॉमन रेशियो में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं बता दूं क्या, जैसे ए बाई के लूँ और यहाँ ए आर बाई के नॉन ज़ीरो ये नंबर है, ठीक है ना, ए आर स्क्वायर बाई के डैश डैश, तो क्या हो जाएगा ए आर बाई के बटे ए बाई के कैंसिल, ए कैंसिल, कितना है आर। उसी तरह से ए आर स्क्वायर बाई के और ए आर बाई के कैंसिल, आर कैंसिल, ए कैंसिल, बचा कितना आर। मतलब अगर आप नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हर एक टर्म को सेम नंबर से, तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वही रहता है, और साथ में मतलब जीपी ही रहता है, लेकिन साथ में और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कॉमन रेशियो में भी कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, कुछ आप देखिएगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा ही कुछ है, बस यहाँ पे रेशियो कांस्टेंट। सेकंड प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हो, ज़रूरत के हिसाब से हम इसको ले सकते हैं। जैसे हमारा पहला टर्म ए है, दूसरा ए आर है, तो इससे पहले हम लिख सकते हैं ना ए बाई आर। देखिए ए बाई आर, ठीक है, ए कैंसिल, आर ऊपर चला गया। उसी तरह ए आर बाई ए, कितना आया, ए कैंसिल, आर आया। तो 3 टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहला टर्म ए नहीं है, पहला टर्म कौन है, ए बाई आर, और जो सेकंड टर्म है वो ए आर था, अब थर्ड टर्म हो गया वो ए आर। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। अगर 4 टर्म्स हो तो क्या लिख सकते हैं, ए बाई आर क्यूब, यहाँ रेशियो आर ही है, ये 3 टर्म्स के लिए, 4 टर्म्स के लिए क्या होगा हमारा, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, है ना, फिर ए आर, फिर ए आर क्यूब। तो यहाँ पे हमारा कॉमन रेशियो देखिए तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है, ए बाई, वहाँ पे भी किए थे, याद होगा आपको, ए कैंसिल, ये आर बाई आर क्यूब, मतलब आर क्यूब ऊपर चला जाएगा, आर क्यूब बाई आर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। उसी तरह ए आर बटे ए बाई आर, ए कैंसिल, आर ऊपर जाएगा, आर स्क्वायर। दैट इज़ यहाँ कॉमन रेशियो आर नहीं है, यहाँ पे बच्चा फंस जाता है। इस तरह का जब भी 4 टर्म्स लिया जाता है तो आर का वैल्यू निकाल लेता है, पता चलता है कि आंसर गलत है, लेकिन एक्चुअली आर अब आर नहीं है, अब आर स्क्वायर है, अब आर स्क्वायर है। समझ रहे हैं आप, तो ये बात आपको ख्याल में रखना है। उसी तरह अगर 5 टर्म होगा तो आप कर सकते हैं, ये 4 है, 5 का तो बहुत ईजी है, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर स्क्वायर। फिर 6 टर्म्स होगा तो क्या होगा, ए बाई आर पे पावर 5 से शुरू करना पड़ेगा, फिर ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर क्यूब, ए आर पे पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन रेशियो कितना रहा, आर स्क्वायर। तो जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो, ऑड हो, तो कॉमन रेशियो आर लेते हैं, और जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो कॉमन रेशियो आर स्क्वायर लेते हैं। अगर सिचुएशन ऐसा हुआ कि इसकी ज़रूरत पड़ी तो वो क्वेश्चन बनाते बनाते आपको समझ आएगा। मैं तो क्वेश्चन करा नहीं रहा हूँ, लेकिन आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तो 4 टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, अगर इस तरह से तो आप ऐसे लेना पड़ेगा, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद देखिए सी में बोला ए बी सी आर इन जी पी। अगर ए बी सी जी पी में होगा, और ये तीनों जी पी है, दैट इज़ बी बाई ए बराबर क्या होगा, सी बाई बी, दैट इज़ बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी। तो ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। डी में क्या बोला है, इफ अ जीपी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। डी में क्या कह रहा है, देखिए डी एक बहुत ही सही चीज़ है। डी में ये कह रहा है कि जैसे ए है, फिर ए आर है, फिर ए आर स्क्वायर है, फिर ए आर क्यूब है, फिर ए आर पे, मान लेते हैं यहीं तक हम जा रहे हैं। तो ये हमारा ए है और ये लास्ट है, तो ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म को हमने क्या लिखना है, एल। ठीक, तो ए इंटू एल क्या होगा, ए इंटू ए आर पे पावर 5, ए स्क्वायर आर पे पावर 5। अगर मैं सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म लूँ तो ए आर इंटू ए आर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा सेकंड, और सेकंड लास्ट टर्म कौन है, ए 3। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर पे पावर, कुछ मैंने गलत किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4 होगा ना बाबू ये। ठीक है, तो ये ए आर 4 होगा, मैंने गलत किया था, तो ये होगा ए स्क्वायर आर पे पावर 4। देखिए ए 1 ए 2 मतलब फर्स्ट, ये सेकंड और सेकंड लास्ट है, ये कितना आया, ये भी हमारा सेम आया। उसी तरह से अगर थर्ड और थर्ड लास्ट अगर यहाँ होता तो भी क्या होता, सेम होता। मतलब सेकंड और सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट का प्रोडक्ट, फोर्थ और फोर्थ लास्ट का प्रोडक्ट, वो सारा इक्वल होता है। और किसके इक्वल होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होता है।
ठीक है ना। अगर हम इसमें देखें, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो ये कौन सा टर्म है? टोटल कितने टर्म है हमारे पास? 5, 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ -2 है ना, 5 में +1th टर्म, +1, ये सेकंड है, ये सेकंड है, और ये फिफ्थ। देखिए 5 में 2 गया, 5 से 2 हटा दिए, आई एम सॉरी, 5 में तो क्या कुछ गलत कर रहे हैं क्या? 5 2 +1, 5 3 +1, ये फोर्थ होगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मतलब अगर आप देखेंगे तो आपका क्या होगा, जैसे मैं बोलूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये मान लेते हैं हमारा थर्ड टर्म है, ठीक है। तो पीछे से अगर थर्ड लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये कितना हुआ? 1 2, ये सेवन्थ हुआ। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 9, टोटल 9 टर्म्स हैं, 9 - 3 + 1, देखिए 9 में 3 गया, 6 + 1, सही है, ठीक है। दैट इज़ अगर हम बात करें, एक टर्म है हमारा kth टर्म, और दूसरा टर्म है n - k + 1 टर्म। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो देखने की कोशिश करते हैं। ये कितना हो जाएगा? a r पे पावर k - 1, कॉमन रेशियो तो सबका r ही रहेगा। दूसरा होगा a r पे पावर n - k + 1, तो a क्या हो जाएगा? a² r पे पावर हो जाएगा k - 1 + n - k + 1। क्यों ऐसा किए? क्योंकि बेस सेम है तो पावर हमारा ऐड हो जाएगा। 1 - 1 + 1 कैंसिल, -k + k कैंसिल, तो कुछ गलती हो गई क्या? तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर आएगा, कुछ गलती मैंने करी है, रुक जाइए। ak × a n - k + 1 अगर हम करें तो ये हो जाएगा a r पे पावर k - 1, ये r n - k + 1, ये तो है ही, साथ में -1 करना पड़ेगा ना, जो है यहाँ पे उतना -1, तो यहाँ 1 1 हमारा क्या हो गया? सॉरी, तो क्या हो जाएगा बताइए? a² r पे पावर k - 1 + n - k, तो ये हो जाएगा k और k कैंसिल हो गया, तो a × ar पे पावर n - 1, ये हमारा लास्ट टर्म है, दैट इज a × l। तो हमने पहले ही बताया कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट होगा वो सेकंड और सेकंड लास्ट के टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा, जो कि इसके बराबर होगा a × l। a क्या है? फर्स्ट टर्म, l क्या है? लास्ट टर्म, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या गिवन है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी किताब में गिवन है, इफ़ ईच टर्म ऑफ ए जीपी बी रेज टू द सेम पावर देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो अ जीपी। देखिए यहाँ कह रहा है, जैसे हमारे पास a है, ar है, ar² है, ar³ है, ये सब हमारा जीपी है। अगर सब में पावर हम कुछ कर देते, a पे पावर k कर दिए, तो सेकंड पे भी पावर क्या कर दिया हमने? k। ar² पे भी पावर हमने क्या कर दिया? k। ar³ पे पावर क्या कर दिया? k। तो ये भी हमारा जीपी होगा। करके देखते हैं, जैसे ar पे पावर k ओवर a पे पावर k, तो ये हो जाएगा a पे पावर k r पे पावर k बटे a पे पावर k, कैंसिल हो गया। कितना है? r पे पावर k। सेकंड देखते हैं, ar² पे पावर k ओवर ar पे पावर k, तो ये हो जाएगा a पे पावर k r पे पावर 2k ओवर a पे पावर k r पे पावर k, कैंसिल हो गया। r पे पावर 2k माइनस k, r पे पावर k बचेगा। दैट मीन्स कि अगर आप सेम पावर से रेज कर दें सबको सारे टर्म्स में, तो क्या होगा? वो जो नया वाला हमारा प्रोग्रेशन आएगा वो भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, लेकिन इसका रेशियो r पे पावर k हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, किताब में लिखी हुई नहीं है, जो मैंने बता दी, ठीक। डन। चलिए ई हो गया। एफ में आते हैं। एफ में क्या कह रहा है? इन जीपी अगर हम लें, एफ में कह रहा है, मान लेते कोई एक टर्म लें, उससे k पीछे आए और k आगे जाएं, दैट इज़ वहाँ पे आपका थोड़ा मिस प्रिंट है, n - k और n + k, इस तरह का हमने AP में भी कराया है। तो क्या होगा? देखिए ये होगा ar पे पावर n - k -1, ar पे पावर n - 1 होता है क्योंकि n ही n - k है। यहाँ पे ar पे पावर n + k -1, a क्या होगा? a² r सेम है, n - k -1 प्लस n + k -1, यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, k हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो a² r पे पावर nn
2n -1 -2 दैट इज ए स्क्वायर आर पे पावर 2 कॉमन n-1 लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर इंटू आर पे पावर n-1 उस पे पावर 2 इस पे पावर 2 इस पे पावर 2 है तो एक साथ कर दे रहे हैं ए आर पे पावर n-1 उस पे पावर 2 दैट इज़ ये हो गया ए एन का स्क्वायर दैट इज़ nth टर्म में अगर आप हैं उससे अगर आप के पीछे जाएं और के आगे जाएं के टर्म आगे जाए के टर्म्स पीछे जाएं उन दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा ए एन स्क्वायर के बराबर होगा। ये बात है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। जैसे मैं लिखूं मेरे पास फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है। मान लेते हम यहाँ पे हैं, इससे हमने 2 पीछे गया यहाँ पे और यहाँ आगे गया। ये टर्म नंबर ऑफ ये नंबरिंग किया हुआ है, ये जीपी नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा होगा मैं जीपी बना ही दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो टर्म होगा फोर्थ टर्म, ठीक है ना, ये फोर्थ टर्म जो होगा उसका स्क्वायर इन दोनों टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा। देखिए मान लो मैंने लिखा 2 4 8 16 2 4 8 10 16 32 2 64 कितना हो गया 3 3 6 64 उसके बाद 128। तो ये फोर्थ टर्म है हमारा, ठीक है। और ये इससे 2 पीछे 1 2 4 और इससे 2 आगे 4 ये दोनों 64 इंटू 4 कितना होगा 4 4 16 1 256 और 16 है 16 का स्क्वायर भी कितना होता है 256। समझ पा रहे हैं। तो ये बात है यहाँ पे, अब प्रैक्टिकल भी देख ही लिए। तो ये हो गया हमारा एफ नंबर। जी में क्या बोला है देखते हैं। जी क्या कह रहा है, इफ द टर्म्स ऑफ अ गिवन जीपी आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल देन द न्यू सीक्वेंस इज आल्सो अ जीपी। सिंपल सी बात है, मैं बोलूँ अगर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर पे पावर 4 ए आर पे पावर 5 डैश डैश ए के बाद क्या ए आर स्क्वायर ए आर 4। इस तरह से अगर आप रेगुलर इंटरवल में लें, मतलब मैं अल्टरनेट लिया एक एक छोड़कर या 2 2 छोड़कर, तो नया जो सीक्वेंस होगा वो भी क्या होगा जीपी होगा। अब देखिए ए लिया हमने, फिर ए आर स्क्वायर लिया, फिर ए आर पे पावर 4 लिया, तो ए आर स्क्वायर बाई ए ये आर स्क्वायर आएगा, ए आर पे पावर 4 बटे ए आर स्क्वायर ये भी आर स्क्वायर आएगा। लेकिन ये है कि रेशियो चेंज हो जाएगा लेकिन कॉमन रेशियो कांस्टेंट रहेगा, तो जीपी ही ना रहा। जीपी का रेशियो बदल जाएगा लेकिन जीपी ही रहेगा। तो अगर रेगुलर इंटरवल में अगर हम लें तो जो नया वाला सीक्वेंस आएगा वो भी हमारा जीपी ही होगा। ये था हमारा जी नंबर, ठीक है। अब एच में आते हैं। देखना मिटाने में कितनी परेशानी होती है, हमें भी चाहिए शायद डिजिटल बोर्ड, लेकिन क्या करें आप समझ ही रहे कंडीशन। इफ़ A1 A2 A3 द जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है ना। देखिए ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, याद रहे अभी हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं क्योंकि लॉगरिथम लगाना है। तो जो लॉग ऑफ दीज होगा ये क्या होगा, ये ए पी बन जाएगा। क्या बन जाएगा ए पी। अगर हम लॉग लगाते हैं तो पहला हो जाएगा लॉग ए, फिर क्या हो जाएगा लॉग ए आर, फिर क्या हो जाएगा लॉग ए आर स्क्वायर, फिर इसी तरह लॉग ए आर क्यूब डैश डैश। अगर हम इसको फर्दर प्रोसीड करें, देखिए लॉग ए तो पहला लॉग ए रहा, ये हमारा तो जीपी है। अब ये क्या बनेगा वो देखते हैं। लॉग ए आर क्या बन जाएगा लॉग ए प्लस लॉग आर, ये पूरा टर्म है। दूसरा लॉग ए प्लस लॉग आर स्क्वायर, तीसरा इस तरह से आगे आएगा, मैं नहीं ले रहा हूँ। अब इसको और अगर अच्छे से लेंगे लॉग ए प्लस लॉग आर, ये हो जाएगा लॉग ए। आप अगर लॉगरिथम जानते हैं तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2 लॉग आर। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब इसका डिफरेंस देखिए लॉग ए प्लस लॉग आर, सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म माइनस लॉग ए ख़त्म, कितना बचा लॉग आर। तीसरा टर्म क्या है हमारा लॉग ए प्लस 2 लॉग आर माइनस पहला क्या है सेकेंड क्या लॉग ए प्लस लॉग आर। देखिए लॉग ए कैंसिल, 2 लॉग आर माइनस लॉग आर, माइनस प्लस माइनस ना होगा, ये भी क्या आएगा हमारा लॉग आर। तो अगर आपका जो सीक्वेंस है वो अगर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है और सारे सीक्वेंस के टर्म्स में, सीक्वेंस के सारे टर्म्स में अगर लॉग लगा दें तो नया वाला जो हमारा सीक्वेंस होता है वो हो जाता है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और जिसका कॉमन डिफरेंस लॉग आर होता है। क्या होता है लॉग आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एंड वाइस वर्सा इसका ऑपोजिट भी हमारा ट्रू है। अगर ये किस में होगा ए पी में होगा लॉग ए लॉग बी लॉग सी लॉग जो भी, तो ए बी सी जो होंगे वो क्या हो जाएगी, वो हमारा हो जाएगा किसमें जीपी में। शायद देख लीजिएगा थोड़ा सा आप खुद ही, ऐसे तो नहीं कुछ गलत बोल रहा हूँ, ठीक है ना बाबू, करके देख सकते हैं।
अपोजिट, वो आपके लिए होमवर्क है। वैसे वाइस वर्सा लिखा हुआ है तो रिजल्ट को आप वेरीफाई कर लें। ठीक है, आई नंबर क्या बोला है, इफ़ A1 A2 A3 B1 B2 B3 आर टू GPs देन A1। ठीक है, आई में बोला है कि पहला हमारा GP A आर स्क्वायर AR क्यूब है। ठीक है, दूसरा GP हमने लिया BR डैश का स्क्वायर BR डैश का क्यूब डैश डैश। देखिए इसका फर्स्ट टर्म है, इसका फर्स्ट टर्म B है, इसका कॉमन रेशियो R है, इसका कॉमन रेशियो R डैश है। दो अलग अलग GPs हैं। अब इनका जो प्रोडक्ट होगा तो AB होगा, ये होगा AB R डैश, ये होगा AB R डैश का होल स्क्वायर, इस तरह से आगे बढ़ेगा। अब इनका जो अगर हम ये नया वाला जो GP आया, ये नया आया। ठीक है, तो ये क्या होगा AB R डैश बटे AB ख़त्म, कितना आया R डैश। दूसरा क्या AB R डैश का स्क्वायर ओवर AB R डैश, तो AB ख़त्म, R डैश का होल स्क्वायर R डैश, एक R डैश बचेगा। दैट मीन्स नया वाला जो हमारा मतलब दो अलग अलग GPs हैं, तो वो जो टर्म्स है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, उनका जो प्रोडक्ट होगा, वो जो रिजल्ट आएगा, वो जो सीक्वेंस आएगा, वो सीक्वेंस भी हमारा क्या होगा GP होगा, लेकिन इसका जो रेशियो होगा वो R डैश हो जाएगा, मतलब दोनों रेशियो का प्रोडक्ट। उसी तरह से आप डिवीज़न करके देख सकते हैं, जैसे मैंने किया A/B, दूसरा क्या होगा AR/BR डैश, उसी तरह से AR स्क्वायर बाई BR डैश का स्क्वायर। अब ये भी हमारा GP होगा, देखिए कैसे, AR सेकंड टर्म क्या आया AR/BR डैश बटे A/B, ये ख़त्म, तो कितना आएगा R/R डैश। थर्ड टर्म क्या है AR स्क्वायर बाई BR डैश का स्क्वायर बटे AR/BR डैश, A/B ख़त्म, ये हो जाएगा R स्क्वायर बाई R डैश स्क्वायर इंटू R डैश बटे R ख़त्म, R डैश का एक ख़त्म, तो क्या बचेगा R/R डैश। समझ पा रहे हैं ना। तो दो अलग अलग अगर GPs होगा तो उन GPs के जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म का प्रोडक्ट हो या क्या उसका रेशियो, वो दोनों ही फिर वो उससे जो नया सीक्वेंस तैयार होगा, सीक्वेंस भी आपका क्या होगा GP होगा। तो इसमें इतनी थ्योरीज थे। अगर आपको क्वेश्चंस को बनाने में भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जितनी सारी बातें मैंने बताई वो आपको समझ आया होगा, और बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमने दिया अकबर क्लासेस के बारे में, इसमें क्या फाइनेंशियल इसका कंडीशन है और आपके अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, या आप मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाएँ, मैं दोबारा कहा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।